वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज मैं उपस्थित हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर की क्लास के साथ में। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सिलेबस है उसके बारे में। थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं और आप फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपका थ्योरी का पेपर है जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। इस पेपर्स के का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस में आपके कुल 8 यूनिट हैं और आपका ये जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है ना। कितने? 100 मार्क्स का है। और इसके लिए जो आपके क्रेडिट हैं वो है 4। इस पेपर के लिए कितने? 4 क्रेडिट्स। 4 क्रेडिट्स हैं इसके। तो इस पेपर जो थ्योरी का पेपर है इसमें 8 यूनिट है। 8 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं इस पे। तो पहला जो इसकी पहली यूनिट है ये यूनिट्स है यहाँ पे ना। यूनिट फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट में डेविएंस, कंसेप्ट एंड मीनिंग, अर्थात विचलन क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और अर्थ क्या है, डेफिनेशन उसकी परिभाषा क्या है। इसी यूनिट में पढ़ेंगे आप क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी अर्थात अपराध और बाल अपराध। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है बाल अपराध या उसको किशोर अपराध भी आप कह सकते हैं। और इसी में है आप व्हाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोश अपराध या इसको बोलते हैं श्वेत वसन अपराध। जो सेकंड यूनिट है उसमें है करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार। बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण पेपर है आपका ये। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा और समझा तो बड़ा इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो सेकंड यूनिट में क्या है? करप्शन इन पब्लिक लाइफ, जो सार्वजनिक जीवन है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। साइबर क्राइम मतलब साइबर अपराध के बारे में पढ़ाया जाएगा। ड्रग एडिक्शंस अर्थात इसको कहते हैं मद्य निषेध या इसको नशा से संबंधित जो भी है वो सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है सुसाइड, आत्महत्या। फिर है टेररिज्म, आतंकवाद। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो आप यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड में इसमें पढ़ाया जाएगा आपको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, संरचनात्मक समस्याएं क्या हैं भारतीय समाज में, जिनमें फर्स्ट है पॉवर्टी मतलब गरीबी, कास्ट इनइक्वालिटी अर्थात जातिगत असमानता। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो आप सोसाइटी में रह करके जिनको आप देख रहे हैं, इनको फील कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप इनको देख सकते हो। इसके बाद है रिलीजियस मतलब धार्मिक समस्याएं क्या है। एथेनिक एंड रीजनल जो निर्जातीय और क्षेत्रीय समस्याएं क्या है। माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक की समस्याएं क्या है। बैकवर्ड क्लास जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी समस्याएं क्या है और जो दलित हैं उनकी समस्याएं क्या है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 इसमें है आपकी फैमिलियल प्रॉब्लम्स अर्थात पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत इसमें आप पढ़ेंगे डॉरी दहेज प्रथा, कितना है कितना नहीं है तो सब आप देख ही रहे हो, रूप बदल गया है उसका। अगला है इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में आप जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए तो आप उसमें जानेंगे कि घरेलू हिंसा केवल एक वही नहीं होती कि जिसमें पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है। इसके अंतर्गत वो सारी हिंसाएं आ जाती हैं जो घर के अंदर होती हैं। अर्थात कई बार क्या होता है कि सासू माँ भी जो अपनी पुत्र वधू है ना उसको प्रताड़ित करती है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो बहुत सारे इसके स्वरूप हैं। आज जो मॉडर्न सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में बहुत कुछ बदला है, तो उस रूप में डोमेस्टिक वायलेंस भी चेंज हुई है। फिर है डिवोर्स, तलाक, ये भी एक समस्या है भारतीय समाज में अब। इंट्रा एंड इंटर जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इसको बोलते हैं हम अंतर पीढ़ी संघर्ष। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
इसका मतलब है कि जैसे एक एक पीढ़ी है जो आपके दादा दादी वाली पीढ़ी है, एक आपके माता पिता वाली है, और एक आप हैं। तो इन ये जो पीढ़ियां है ना, इनमें एक मतलब इनकी जो अप्रोच है, मतलब इनकी जो सोच है ना, दोनों में एक काफी असमानता आपको देखने के लिए मिलेगी। तो घर परिवार में कई बार क्या हो रहा है कि जो बच्चे डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन है वो उनके दादा दादी घर में परिवार में है, तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो उनमें आपस में जो क्लैश हो रहा है ना, उसको यहाँ पे कहते हैं इंटर जेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, अंतः पीढ़ी संघर्ष, अंतर और अंतः पीढ़ी संघर्ष समथिंग। ठीक है, तो ये आप इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा अगली है सब प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याएं क्या क्या है ना, वो तो हमने पढ़ लिया वहां पे कि जो इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर अगला इसमें ना प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों की क्या क्या समस्या है वो भी आप इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास है उसकी अवधारणा क्या है। उसमें दिया गया है इकोनॉमिक वर्सेस सोशल डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक बनाम सामाजिक विकास। आप देखते हैं ना, कई बार आर्थिक विकास तो होता है बहुत तेजी से, लेकिन सामाजिक विकास गड़बड़ा जाता है, अर्थात आपके सामाजिक संबंध जो है ना वो एकदम गड़बड़ हो जाते हैं। विकास की जब रफ्तार विकास रफ्तार पकड़ता है अपनी, तो वो कई सारे चेंज लाता है साथ में, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। इकोनॉमी तो बढ़ रही है आपकी, लेकिन आपने सोशल रिलेशंस को खो दिया है, जो वास्तविक संबंध है आप वो आपसे छूटते जा रहे हैं, और आप आभासी संबंधों की तरफ भागे जा रहे हैं। फेसबुक पर आपके 5,000 फ्रेंड मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में आपके 5 नहीं मिलेंगे। कोई ऐसे आपको 5 नहीं मिलेंगे जिनको आप एक बार आवाज लगा दो तो वो आ जाए, है ना। फेसबुक को जरूर आपको लाइक करने वाले, ऊपर दिखाने वाले 5,000 होंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस सोशल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत आपको यही पढ़ाया जाएगा। अगला है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्थात मानव विकास। अगली जो यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 6, वो है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास है उसके सिद्धांत क्या क्या है। इसमें एक स्मेल्सर का सिद्धांत आपको पढ़ाया जाएगा, लर्नर का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। ये समाजशास्त्री या अर्थशास्त्री हैं, ये जो डेवलपमेंट पे जिन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नाम ऐसा समझ लो आपकी कहीं कोई मतलब खाने पीने की कोई चीज है। ठीक है, हाँ। तो स्मेल्सर का सिद्धांत पढ़ेंगे, लर्नर का पढ़ेंगे, रॉस्ट्रो का पढ़ेंगे आप इसमें। और इसमें इसी में अगला चैप्टर है एक अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, मतलब अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी मतलब जो निर्भरता है ना विकास पर, जो पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। इसके अलावा अगला जो यूनिट है नंबर 7, उसमें है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है उसके इश्यूज क्या है, अर्थात उसके मुद्दे क्या है। तो उसमें पहला आता है एग्रारियन क्राइसिस, कृषक मतलब क्या बोलते हैं इसको, कृषक संकट कह सकते हैं, एग्रेरियन क्राइसिस, कृषि संकट भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं। वहां पर तो हिंदी है ना, इसको कृषि संकट ही बताया दिया गया है, जो हिंदी का जो आपका पैटर्न है वहां पे। तो वैसे तो एग्रेरियन क्राइसिस का मतलब है कृषक संकट। अगला है इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्थात मानव संसाधन विकास एंड स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये विशेष ध्यान से आपको समझ लेना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब जो मानव विकास है ना। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव संसाधन विकास, एंड स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कुशल बेरोजगारी, मतलब बंदा टैलेंटेड है, सारा कुछ उसको आता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। टेक्निकली हैंड है वो, उसको सारी नॉलेज है, लेकिन मार्केट में उसके लिए रोजगार नहीं है। मार्केट में क्या है, रोजगार, वो क्या उनको क्या चाहिए। कई बार यहाँ पर विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसके पास सर्टिफिकेट तो है, लेकिन वो टेक्निकल उसको आता कुछ नहीं है, केवल प्रमाण पत्र उसके पास है, उसको भी काम नहीं मिलेगा। और कई बार क्या है, कुछ टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको भी काम नहीं मिल रहा। तो इसको स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, और जो यूनिट नंबर 8 है उसमें है इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये इश्यूज ही है सारे। इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट अर्थात जो पारिस्थितिकी है वो, और विकास क्या है। डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, विकास और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कहेंगे उसको, एक
प्रतिस्थापन कह सकते हैं उसको, एक जगह से दूसरी जगह पर, डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरी जगह पर। फिर है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, अर्थात इसका मतलब है पुनर्वास और पुनर्स्थापना पॉलिसी। मतलब रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट जब होता है ना, तो आपको पता होगा कोई इंडस्ट्री लगती है तो वो इंडस्ट्री का ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट ही होता है, विकास हो रहा है समाज का, ये माना जाता है। तो जब वो विकास होता है तो ऑब्वियसली वहां से डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, लोगों को वहां से कहीं दूर जाना पड़ता है, क्योंकि जो जमीन है उनकी कृषि योग्य भूमि है, वहां पर वो इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो उनको पास खाने कमाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो उनको कुछ मुआवजा गवर्नमेंट देती है, तो वो वहां से फिर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, कहीं पुनर्स्थापित हो जाते हैं। तो वो क्या पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसी को आप इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, जो ग्रीन गैसेस का जो बढ़ना है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में। तो ये सारी चीजें आई किसकी वजह से हैं, डेवलपमेंट की वजह से, विकास की वजह से। कि जब हम विकास में लग जाते हैं और हम उसके जो दूसरा पहलू है ना उसको हम अनदेखा कर देते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन कर लेते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है कि जो आपका क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है। पहाड़ों को अगर आप ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो ओबियसली क्लाइमेट को लॉस होना ही होना है। पॉलीथीन का यूज होगा, पॉलीथीन ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, या जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन आप करेंगे, पानी है उसका अत्यधिक आप दोहन करेंगे, मतलब मिसयूज का आप उनका करेंगे। इंडस्ट्री में मतलब पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, जमीन का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, पीने योग्य पानी की कमी हो रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनको आप जब ये चैप्टर आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे उसको, फिर मैं आपको वो विस्तार से भी पढ़ाऊंगा इसके लिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही है। बाकी जब शुरू करेंगे अगली वाली जो क्लासेस होगी वहां पे आपकी जो सिलेबस है उसके पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिएगा जो इस क्लास के हैं या जिनको इसकी आवश्यकता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। जय हिंद।